हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलो अब करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कंबाइन करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से ही बनता है कंपाउंड। सो क्या होता है जब ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जो बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हमें पता है कंपाउंड बनता है कैसे बनता है, एलिमेंट्स को कंबाइन करके, ठीक है। तो जो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसके लिए सर्टेन रूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो रूल्स क्या होने चाहिए, ये लॉज क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, फॉलो होने चाहिए केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में 5 रूल्स गिवन हैं, जिसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, के ल्यूसैक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स, और लास्ट है एवोगैड्रोस लॉ। तो चलो वन बाय वन इसे करते हैं और विद एग्जाम्पल हम करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहो इसके, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ जनरली हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, दिस इज गिवन बाय लेवॉइजियर, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जैसे मैटर है, मैटर को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर मैटर है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर मास होता है, उसी को हम मैटर कहते हैं ना। तो ये डेफिनेशन मास के लिए भी आ गई कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना ही हम मास को बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट क्या होगा कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन अलग से क्रिएट करना या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अनदर हम इसके वर्ड्स में इसको कैसे बोल सकते हैं कि देखो, जो टोटल मास होगा बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, वो टोटल जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको समझते हैं। आप कैसे इसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी, ठीक है। ये क्या है, ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स, ये हमने ले लिए रिएक्टेंट्स, ठीक है, दोनों। और ये हो गए दूसरी साइड पे प्रोडक्ट्स, ओके। अब देखो, अब क्या होगा कि इसका डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी। तो क्या होगा, जो ये मास होगा, मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स का होगा, वो आएगा इक्वल टू मास ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब ए का मास प्लस बी का मास सम करके इक्वल आएगा मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। बोल सकते हो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। सो देयर विल बी नो नेट चेंज। अगर आप नेट चेंज देखो मास का कि रिएक्शन में क्या हुआ, देयर विल बी नो नेट चेंज, ओके। अब इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मच ऑक्सीजन वुड ऐड विद 42 ग्राम ऑफ कार्बन टू गिव 150 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो, जब भी क्वेश्चन आए तो पहले कोशिश करा करो कि रिएक्शन लिख लो कि पूछा क्या है, ठीक है। हमें बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स इसमें क्या हो रहा है, कार्बन प्लस हो रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड मिल रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब देखो कितना गिवन है, 42 ग्राम्स आपको दिया है, हाउ मच कार्बन दिया है 42 ग्राम्स, ठीक है। आपको निकालना है कि कितना ऑक्सीजन हम ऐड करें, एंड फाइनली गिवन है आपको 150 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, आप लगाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ नेट मास ऑफ जो होता है प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट साइड कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू लिख लेना कि ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो रिएक्टेंट का 42 ग्राम प्लस लेट इट बी एक्स मान लेते हैं, जिसका फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 150 होगा। दिस सिंप्लाइज कि जो मास एक्स है दैट इज इक्वल्स टू 150 माइनस 42, जो कि आएगा आपके पास 108 ग्राम्स,
ठीक है। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या था कि जो प्रोडक्ट का टोटल मास जितना होगा और जो रिएक्टेंट का मास होगा, जो नेट मास होगा, वो इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं अब। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे है लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसके अदर नेम्स भी है। तो देखो क्या कहता है ये लॉ, क्या कहता है। देखो जो कंपाउंड है, कंपाउंड किससे मिलकर बना है, कंपाउंड मिलकर बना होता है एलिमेंट से। तो ये लॉ कहता है कि जैसे कोई भी कंपाउंड आप उठा दो, चाहे कहीं से भी उठा दो, या तो आपने उसको सिंथेटिकली बनाया हो या फिर नेचुरली उस कंपाउंड को आप लोगे, तो आप उसमें देखोगे जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। बाय वेट जो उनका रेशो या फिर जो उनका प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स कि आपने कहाँ से उठाया। जैसे वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं हम ज़रा, ठीक है। मान लो कि वाटर है, वाटर के कितने सोर्सेज है, ठीक है। आप टैप वाटर भी ले सकते हो, आप लेक वाटर ले सकते हो, आप रेन वाटर ले सकते हो, ठीक है। आप कहीं से भी वाटर कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हर एक वाटर में जहाँ से भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स कि आपने कहाँ से वो चीज़ उठाई है, कंपाउंड उठाया है, तो उसमें क्या होगा, इसमें जो रेशो होगा या फिर जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। वो सेम रहेगा हमेशा, यही ये लॉ कहता है, ठीक है। तो एक बार लॉ पढ़ लेते हैं। अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये बाय वेट बोल रहे हैं, जो रेशो बोल रहे हैं ना एलिमेंट्स का, वो बोल रहे हैं बाय वेट, ठीक है। मतलब जो वो एलिमेंट्स है उनके जो वेट का रेशो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, सेम होगा। जहाँ से भी आप कंपाउंड उठा दो वो हमेशा क्या होगा, सेम, एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे समझेंगे, हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अब देखो जैसे हमने कहा था ना ऊपर की लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन, हर एक कंपाउंड में जो कॉम्पोजिशन होगा वो सेम रहेगा, यही बोलने की बात है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट जो होगा वो रहेगा सेम, ठीक है। अब वाटर का ज़रा एग्जाम्पल लेके चलो। वाटर का क्या होगा यहाँ पर, ये रहा वाटर, ठीक है। ये कहीं से भी आपने लिया हो सकता है, टैप से भी लिया हो सकता है या फिर वेल से कहीं से भी लिया हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें मास हम चेक करते हैं ज़रा, ठीक है, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। वी नो दैट हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर इंटू 2 हो जाएगा, टोटल मास आ गया इधर 2 ग्राम्स हाइड्रोजन का, ओके। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम्स, यहाँ पर 16 आ गया एंड यहाँ पर 2 ग्राम हो गया। अगर आप इसका रेशो चेक करोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, कैसे भी आप रेशो कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था 2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 16। तो जो ये रेशो आ रहा है ये आ रहा है 1:8 का, ठीक है। और ये रेशो किसका था, मासेस का था। तो देखो जो ये 1:8 है ना, ये हमेशा ये ही एग्जैक्टली जो ये प्रोपोर्शन है ऐसा ही रहेगा, चाहे आप वाटर वेल से निकालो, टैप से लो, रेन वाटर लो, कहीं से भी लो, आप कंपाउंड कहीं से भी उठा दो, उसका जो प्रोपोर्शन होगा उसके मासेस का, एलिमेंट्स के मासेस का, वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। ये तो हमने बात करी वाटर का एग्जाम्पल लेके करा था। वैसे ही आप कोई और कंपाउंड उठा दो, चाहे आप उसको नेचुरली जैसे वो नेचर में जैसे एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ से उठा दो, या फिर सिंथेटिकली लैब में बना हुआ वही सेम कंपाउंड लैब में आपने बना के तैयार किया है, उसका चेक कर दो। जब आप उनके एलिमेंट्स के वेट के रेशो चेक करोगे वो दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट क्या है कि जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होता है, उनका जो रेशो होता है, उनके वेट का रेशो, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये लॉ इस पर बात करता है। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ देयर आर 38 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन अ सैम्पल ऑफ प्योर मीथेन
CH4, ठीक है, मीथेन दिया है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, आपको पूछा है कि कार्बन कितना प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है CH4, सॉल्यूशन में आपको गिवन है CH4 इज मीथेन, ठीक है। और मीथेन में क्या है, कार्बन है। कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर कितना मास होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का हो गया 1 × 4, 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन का 4 ग्राम है मास, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आई है कि अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन है, उसके लिए अगर इसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो उसके लिए क्या है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हमें यहाँ से इसके फॉर्मूले से पता चल गया ये चीज़ करके। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर 38 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, कि अगर 38 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो उसके लिए कितने कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो कितने उसके लिए कार्बन प्रेजेंट है। तो देखो अब इसमें क्या लगाओगे, अब इसमें लगाओगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब इसमें आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लगाओगे। अब कैसे लगाओगे, सिंस लिखोगे, सिंस बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वी नो दैट कि जो ये प्रोपोर्शन रहता है, जो मासेस का वेट्स का जो प्रोपोर्शन रहता है वो सेम रहता है, हेंस वी कैन डू दिस। क्या कर सकते हैं हम इनका रेशो ले लेंगे, जैसे 12 ग्राम ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 4 ग्राम ऑफ कार्बन, इनका रेशो सॉरी हाइड्रोजन, इनका रेशो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका जो आपने जितने अमाउंट ऑफ कार्बन निकालने हैं अपॉन 38 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन अपॉन हाइड्रोजन है, तो दूसरा रेशो भी आपने कार्बन अपॉन हाइड्रोजन ही लेना है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये हमें फॉर्मूले से ही पता था कि 12 ग्राम के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन है। तो दैट मीन्स अगर CH4 के लिए ये रेशो है, तो अगर आप दूसरा भी कोई और वेट का आप ले रहे हो यहाँ पर चीज़ें, मीथेन ले रहे हो, तो उसमें बेशक वेट चेंज है, लेकिन अल्टीमेटली जो रेशो आएगा वो तो सेम ही आएगा। इसलिए हमने क्या किया, इनके रेशो को इक्वेट कर दिया बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि कंपाउंड के हमेशा ही जो उसके एलिमेंट्स के रेशोज़ होते हैं, बाय वेट रेशोज़ होते हैं, वो हमेशा सेम रहना है। तो हमने इनका क्या किया, इनके वेट्स का रेशो करके इक्वल कर दिया, ठीक है। मान लो इसको x मान लेते हैं यहाँ पर, तो x की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, 12/4 इंटू 38, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 114 ग्राम्स आएगी। तो ये कितने आए, 114 ग्राम्स ऑफ ये आए कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का आया 114 ग्राम्स। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हमने यूज़ किया क्वेश्चन में, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर हमने रेशोज़ को इक्वेट कर दिया और हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये तो था लॉ। अब देखो इस लॉ के ना कुछ लिमिटेशंस भी है, कई ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये लॉ काम नहीं करता, मतलब फेल हो जाता है। वो 2 पॉइंट्स है, हम ये करते हैं नीचे। अब ये रहा लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। देखो क्या होता है, जब भी आप देखते होगे कई एलिमेंट्स है जो कि अपनी आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है इस लॉ के साथ, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आप कर रहे हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप बना रहे हो, ठीक है। बट वी नो दैट कि कार्बन के तो 2 आइसोटोपिक फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है। कार्बन क्या होता है, C12 भी होता है और दूसरा C14 भी होता है। अब आप बना तो कार्बन डाइऑक्साइड रहे हो, लेकिन कार्बन यहाँ पर कौन सा यूज़ करो, C12 या फिर C14। अगर C12 आता है तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो एलिमेंट्स के मासेस का रेशो कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो 16 × 2 कर देंगे हम 32। तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, 3:8, ये इसका रेशो आ गया, ठीक है। अगर आप कार्बन 14 लेते हो तब आप रेशो देखो, दोनों एलिमेंट के मासेस के रेशो देखो कितना आएगा। कार्बन का अगेन कितना आ गया, सॉरी 14 आ गया इसका,
इस टू कितना करोगे 32, 2 इंटू इसका कर दोगे 16, तो ये आ गया आपके पास 7:2 32 आएगा, और इसे सिंप्लीफाई करके 7:16 आएगा। अब आप देखो दोनों जो रेशोज है दे आर डिफरेंट, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन तो एक ही कंपाउंड की हो रही थी, और लॉ के अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए था कि जो इसके एलिमेंट्स हो उनके मास के रेशो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए आइसोटोप्स के लिए क्या होता है कि ये लॉ फेल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिमिटेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन में ये आएगा कि अगर मान लो कि आपके रेशो सेम है, ठीक है, आपके पास रेशोज एलिमेंट्स के सेम है, उसका मतलब ये नहीं होता कि कंपाउंड्स भी सेम हो जाए। दैट मीन्स कि रिवर्स ऑफ लॉ इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि एक कंपाउंड के पास जो एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स है तो उनके एलिमेंट्स के जो मासेस है उनके जो वेट है उनका रेशो सेम रहना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि अगर रेशो सेम है तो कंपाउंड भी सेम हो जाए, रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो देखो हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर एक एल्कोहल है और यहाँ पर एक ईथर है। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर आप इनके मासेस के वेट्स के रेशो देखो तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कार्बन का होता है अटोमिक जो अटोमिक मास होता है दैट इज 12, तो 12 2 ज़ा 24 यहाँ पर आ गया। ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होता है 1, बट देयर आर 6 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। वैसे ही दूसरे में चलते हैं, जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के कितने नंबर हैं यहाँ पर 1 एंड 2 हो गए, तो 12 2 ज़ा हो गया यहाँ पर अगेन आपके पास 24, ठीक है। ऑक्सीजन सिंगल है तो इसका 16 आ जाएगा। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 + 3 6 है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 6। अब देखो ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, एलिमेंट्स के जो रेशोज है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो कंपाउंड्स है वो तो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये लॉ क्या हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया। ज़रूरी नहीं कि जिन कंपाउंड्स के रेशो, एलिमेंट्स के रेशो, वेट्स के रेशो सेम आए वो कंपाउंड्स भी सेम हो, ठीक है। सो रिवर्स ऑफ द लॉ इज़ नॉट ट्रू, तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके बाय।